अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में तो 6 नवंबर 2024 के दिन को ख़त्म हुए बहुत घंटे बीत चुके हैं। लेकिन अमेरिका में अभी 6 नवंबर 2024 का दिन जारी और सारी है, अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, अपनी तमाम तर एनर्जी के साथ, अपने तमाम तर रिएक्शन और रद्द अमल के साथ। आधा अमेरिका या आधे से ज़्यादा अमेरिका जो है, वो जश्न मना रहा है। रिपब्लिकन पार्टी जगह-जगह पार्टीज़ थ्रो कर रही है, खुशियाँ मना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पे। और आधा अमेरिका या आधे से थोड़ा कम अमेरिका जो है, वो इस वक़्त एक शॉक में है, खौफ में है, कन्फ्यूजन में है, खौफ व हरास की सी कैफ़ियत है, मातम है कि अब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अबॉर्शन के राइट्स का क्या होगा? इमिग्रेशन के राइट्स का क्या होगा? ट्रांसजेंडर के राइट्स का क्या होगा? यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात का क्या होगा? हमारी जो इंटरएक्टिविटी है ट्रेड और कॉमर्स के हवाले से, उसका क्या होगा? मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ जो हैं उनका क्या होगा? तो जो अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में ये जो इतनी बड़ी सियासी तब्दीली अमेरिका में आई है, ये सिर्फ़ अमेरिका में नहीं आई। ये आप कह सकते हैं कि ऐसी तब्दीली है जिसका पूरे मग़रब के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब होंगे। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसकी खुशी और मातम ना सिर्फ़ अमेरिका में है, बल्कि इसका एक मातम चीन के अंदर हो रहा है। एक्सपेक्टेड था, उनको बड़ी परेशानी है कि ट्रेड के हवाले से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के हवाले से, कॉपरेशन के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ क्या करेगा? यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है कि यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, वो किस तरह से मुतासिर होंगे। ईस्टर्न यूरोप के वो ममालिक जैसे यूक्रेन है, जो रशिया के खिलाफ सफ़ारा हैं, जिनके पीछे अमेरिका खड़ा था, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आगे क्या होगा? उनको मतलब उनकी अब फ्यूचर क्या है उनका? यूक्रेन के अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी तरह से मशरक़ वस्ता में ईरान को बहुत ज़्यादा परेशानी है। सऊदी अरब और मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होंगे और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, परेशानी भी है। वहाँ पर पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, चंद जनरल साहिबान हैं, उनके साथ शरीफ ज़रदारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनको ख़ासी परेशानी है कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा और उन्होंने इस हवाले से कुछ तैयारी भी कर रखी है, जिसका मैं अभी ज़िक्र करता हूँ। इसी तरह से इमरान खान के चाहने वालों को पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो आबादी है, आप कह सकते हैं कि 70% की आबादी है, उनको ये उम्मीद है कि चूँकि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हैज़ गॉन टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो इमरान खान को जेल से भी निकालेंगे और पाकिस्तान के हालात जो हैं, सियासी एतबार से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान के हालात जो हैं, वो बेहतर हो सकेंगे। अब ये बहुत बड़े गंभीर और मुश्किल किस्म के सवालात हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का रोल और ज़्यादा बढ़ गया है। क्या करना होगा? मैं किसी हद तक इसके ऊपर जिस हद तक मेरा दिमाग काम करता है, मैं एनालिसिस रख सकता हूँ। मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं ये भी आपको वार्न कर दूँ कि एक वीलॉग या एक वीडियो में ये चीज़ें सँभलने वाली नहीं है, इसे कंटेन आप नहीं कर सकते। मैं आने वाले कई वीलॉग्स के अंदर इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं एक रोशनी डालूँगा। अभी मैं सिर्फ़ एक ओवरव्यू दूँगा। अपने डिफेंस में मैं कहूँगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मैंने बहुत सा ऐसा एनालिसिस आपके सामने रखा, प्योर एनालिसिस था, डॉट कनेक्टिंग एनालिसिस था, जिसमें मैंने आपको कहा कि जस्टिस आफरीदी जो हैं, वो क्या करेंगे? उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले मैंने कह दिया था, उन्होंने फॉस्चन बार्गेन की। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपने देखा बहुत जल्दी आप सबको ये नज़र आया कि किस तरह से जस्टिस आफरीदी ने जिन सर्कमस्टांसेस में वो चीफ जस्टिस बने, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ ही हो सकता था। इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को बहुत बुरे शख्स हैं। इसका मतलब क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं देखा है कि इन्हिसार लोगों की शख्सियत के ऊपर या शख्सी जो है, जो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। मैं इंडिविजुअल को कम देखता हूँ, मैं सच सर्कमस्टेंसेस और प्रिंसिपल्स को ज़्यादा देखता हूँ। इसी तरह से आप में से अक्सर लोग भूल गए, क्योंकि मैंने आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक देखा। पिछले वीलॉग में आपने कहा कि डॉक्टर साहब आप ठीक कहते थे जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से। लेकिन 2 जो वीलॉग, जो मेरा सेकंड लास्ट वीलॉग था, उसमें मैंने आपको टुवर्ड्स द एंड ये एनालिसिस भी दिया था कि ये जो इलेक्शन अमेरिका का हो रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और कमला देवी या कमला हैरिस जो हैं, वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगी। और मैंने आपको 3 उसके कैटेगोरिकल रीज़न दिए थे। एक मैंने आपको कहा था कि औरत के लिए, औरत की प्रेसिडेंसी के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था। दूसरा मैंने कहा कि कोई भी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो अभी इलेक्शन जीत नहीं सका अमेरिका में। मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि गुज़िश्ता तकरीबन 200 बरस में एक ही सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो थे, हर्बर्ट वॉकर बुश, जो बुश जूनियर के वालिद साहब थे, उन्होंने 1988 का इलेक्शन जीता था। अच्छा, लोगों ने उसको कन्फ्यूज़ बड़ा किया, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन भी वाइस प्रेसिडेंट थे। नहीं, इस तरह से तो बहुत से वाइस प्रेसिडेंट और भी होंगे। ये बात है सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट की, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से इलेक्शन लड़ता है, वो ये सिर्फ इससे पहले पिछले 200 बरस में हर्बर्ट वॉकर बुश ही थे, प्रेसिडेंट बुश। और अब उसके बाद जो है
ये कामला हैरिस जो है, कमाला हैरिस इसके लिए खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा था ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तीसरा मैंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बिकॉज 72 से 74% अमेरिकन जो है सर्वेज में शो करते हैं, सर्वेज ये शो करते हैं कि वो समझते हैं कि अमेरिका की जो डायरेक्शन है दुनिया के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, अमेरिका के अंदर के जो मामलात हैं, मशरक़ वस्ता के हवाले से और इंटरनल डायनामिक्स जो हैं वो ठीक नहीं है। और इन तमाम चीज़ों का वज़न जो है वो चूँकि इनकम्बेंसी का प्रेशर जो है वो चूँकि कमाला हैरिस के ऊपर है, इसलिए कमाला हैरिस जो है ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगी। तो जहाँ मेरा वो एनालिसिस जो है उसमें वो सही साबित हुआ। इस तरह मैं कुछ और भी एनालिटिकल पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ कि आगे पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से होना क्या है। आगे चलने से पहले मैं एक तकाबली जायज़ा और एक कमेंट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस तरह से इमरान खान ने और इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नामुसाइद हालात का मुकाबला करते हुए, हर किस्म की रुकावटों को अबूर करते हुए उन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता था। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियों का सामना किया है, और बड़ी उनकी हिम्मत है और बहुत उनकी डिटर्मिनेशन है, बहुत उनका अज़्म है कि उसके बावजूद उन्होंने ये इलेक्शन जीता। ताहम अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। अमेरिका कम से कम भी तारीख़ के अमल में पाकिस्तान से 300-400 बरस आगे है। पाकिस्तान बना तो 80 बरस पहले है, लेकिन मुसलमानाने हिंद जो है वो 16वीं सदी से ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर एक जमूद का शिकार हैं और मसलसल इन्हतात और ज़वाल की तरफ वो चल रहे हैं। तो यूँ अमेरिका जो है वो मसलसल राइज़ कर रहा है। जब मुसलमानाने हिंद का ज़हन मसलसल बैठ रहा है, तो अमेरिका वो जगह है जिसने गुज़िश्ता 100 बरस में पूरी दुनिया को आइडियाज़ दिए हैं और पूरी दुनिया के ज़हनों को सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। तो ये बहुत फर्टाइल और बहुत क्रिएटिव जगह है। तो उस तरह से तो अमेरिका और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन विद इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकने के लिए हर किस्म की कोशिश की गई। पहले इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें कि गुज़िश्ता 200 जब से अमेरिका बना है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं या सियासतदान हैं जो एक दफ़ा वाइट हाउस से इलेक्शन हार के बाहर निकलने के बाद दोबारा एक पॉपुलर इलेक्शन के ज़रिए सदर बने हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड से जो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे 1885 में, 1885 से 1879 में वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद 1893 में उन्होंने दोबारा इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीतने के बाद 1897 तक वो दोबारा 4 बरस जो है वो प्रेसिडेंट रहे। तो अब ये दूसरे अमरीकी सियासतदान हैं जो दोबारा एक दफ़ा हारने के बाद सदर बने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक मुश्किल किस्म का मरहला उन्होंने क्रॉस किया। लेकिन इतना ही नहीं है, उनके ऊपर 34 के करीब फेलनी केसेस बनाए गए। एक आध केस में उनकी कन्विक्शन हो गई, सेक्स के स्कैंडल लाए गए, बहुत कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम था। फिर ये भी कोशिश की गई कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से उनको डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुप्रीम कोर्ट में चूँकि प्रो रिपब्लिकन जस्टिसेस को प्रमोट किया था और वो एक प्रो रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट थी, वरना डेमोक्रेटिक जो कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से डिस्क्वालीफाई करवा दिया, वो तकरीबन उसमें वो कामयाब हो जाते। लेकिन इतना ही नहीं है, 6 जनवरी 2021 की जो एक धावा बोला था ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल में, उसके बाद से अमेरिका के तमाम बड़े डोनर्स, कॉरपोरेशंस और कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन फाइनेंसिंग रोक दी थी, उनका बाइकआउट कर दिया था। ना सिर्फ बड़े अमेरिका के अखबारात और टेलीविजन चैनल्स ने, बल्कि अमेरिका के जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जैसे ट्विटर स्ट्रोक एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन सब ने भी डोनाल्ड ट्रंप का कंटेंट कैरी करना बंद कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से जाके डोनेशंस भी रेज की बड़ी देर तक, उनको बड़ी कॉरपोरेशंस की, इलॉन मस्क वगैरह, तो एक नया फिनोमेना है जो गुज़िश्ता चंद महीने में आप देख रहे हैं, जबकि ये वाज़ेह हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, वरना आम आदमियों से उन्होंने इमरान खान की तरह उन्होंने डोनेशंस जो हैं वो रेज की। फिर यह है कि उन्होंने ट्रूथ सोशल के नाम से अपना ही प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया और वो भी उसको लेकर चले, उन्होंने उल्टा बाइकआउट कर दिया, ट्विटर का, फेसबुक का, सबका उन्होंने बाइकआउट कर दिया। फिर तो मजबूरन बाद में जाके जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खोला है, तो उसके बाद यानी खरीद लिया है, तो उसके बाद से इलॉन ट्रंप को ट्विटर के ऊपर दोबारा स्पेस मिली है। और 2022 की जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी की पूरी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको शिकस्त दे दी, और रिपब्लिकन पार्टी के वो तमाम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करते थे या उनके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, उन सबको वो जो प्राइमरीज, उन सबको उन्होंने फारिग किया। और प्राइमरीज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो प्राइमरीज होती हैं हर पार्टी की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी और रिपब्लिकन कैंडिडेट के साथ बात ही नहीं की, डिबेट ही नहीं की। उन्होंने कहा ये मैटर ही नहीं करते। सो पूरी रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने तश्कीली नौ जो है कर दी। तो यूँ वो आप कह लें कि खून और आग का एक समंदर और तूफ़ान क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे। और मैं भूल ही गया ये कहना कि उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की गई। मगर इसके बावजूद अमेरिका में, मैं देख रहा था पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग, हमारे जानने वाले दोस्त हैं, वो ये कमेंट कर रहे थे कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं।
अमेरिका में पाकिस्तान की तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक ऐसा रोमांस बिल्डअप हो चुका है इस लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट का, और बचपन से हमारे जहनों में ज़राए इब्लाग से लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट ठोका गया है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती। इनफैक्ट पाकिस्तान में कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में सिर्फ एक आर्मी चीफ है और उसके कंट्रोल में चंद जर्नैल हैं और बाकी सब लोगों को वो कंट्रोल कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी चीफ का दफ्तर ही है। पाकिस्तान में कोई इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। अमेरिका में पाकिस्तान की तरह की कोई एक सिंगल एंटिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आईएसआई की एक कंप्लीट पेनिट्रेशन है। वो सेशन कोर्ट्स के जजेस को भी कंट्रोल कर लेते हैं, मैजिस्ट्रेट्स को भी कंट्रोल करते हैं, हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करते हैं, सियासी जमातों की लीडरशिप के अलावा उनकी सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप को कंट्रोल करते हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आदि जो है उनके कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग द खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके कंट्रोल में है। वो जो चाहते हैं वो उनसे करवा लेते हैं। इसी तरह से वो इसे कहते हैं पाकिस्तान की मीडिया के तमाम मीडिया टाइकून्स को कंट्रोल करते हैं, इंडिविजुअल एंकर्स को कंट्रोल करते हैं, अखबारात के एडिटर्स को कंट्रोल करते हैं, उनके मालिकान को कंट्रोल करते हैं। सड़क पे वो जो गोल्डन पेंट वाले फ़कीर खड़े होते हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे, उनको भी कंट्रोल करते हैं। आपारा के दुकानदारों को भी कंट्रोल करते हैं, बिजनेस और ट्रेड एसोसिएशंस को भी कंट्रोल करते हैं, फैक्ट्री वालों को भी कंट्रोल करते हैं। तो चूंकि वहाँ पर एक कंट्रोल पैराडाइम है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको देख के पाकिस्तानी जहन कुएं के मेंढक की तरह ये सोचता है कि शायद अमेरिका के अंदर भी कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट पाई जाती है, कोई ऐसी एंटिटी है आईएसआई की तरह की जो लोगों को कत्ल भी कर सकती है, लोगों से अपनी मर्जी की चीज़ें भी करा सकती है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को भी बता सकती है, वो अदालतों को भी बता सकती है, वो कातिल भी भेज सकती है, सब कुछ कर सकती है। अमेरिका में इस किस्म की कोई इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी ये कहती है इफ वन वॉइस गेट्स टू स्ट्रॉन्ग देन डेमोक्रेसी इज अ थ्रेट। अगर एक आवाज़ या एक इंटरेस्ट डोमिनेंट हो जाएगा तो जमहूरियत नहीं चल सकती। ये बेसिक प्रिंसिपल है तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड का, जिसकी वजह से इन माशरों के अंदर बेतहाशा प्लूरैलिटी पाई जाती है। इसमें डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हैं, और ये तमाम जो प्लेयर्स हैं उसमें ज़ाहिर रिपब्लिकन पार्टी एक इस्टेब्लिशमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी एक इस्टेब्लिशमेंट है, उससे नथी बहुत बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पीछे कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ी है, मीडिया भी कॉर्पोरेट है। इसी तरह से डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से फिर एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट हैं। तो यूँ ये सारे इंटरेस्ट जो हैं ये मिलकर एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं। उस वर्चुअल रियलिटी को आप एक एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आईएसआई की तरह की कोई ऐसी सिंगल इकाई नहीं है जिसकी बाकी तमाम इंतजामी ढांचा बात मानता हो। तो अमेरिका की स्ट्रगल जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रगल से इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी आगे चलता हूँ। अब चलते हैं उस इंतहाई बुनियादी, उस फंडामेंटल, उस अहम सवाल की तरफ जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डायमेंशंस हैं जो तमाम पाकिस्तानियों के जहनों में है, खा वो प्रो इमरान हो या एंटी इमरान हो। और वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, जो कि इक़्तिदार संभालेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऑफिस में आएंगे 20 जनवरी 2025 पे, उनके आने से, प्रेसिडेंट बनने से पहले या प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह से पाकिस्तान के हालात पे तब्दीली होगी, इमरान खान को रिहाई मिलेगी, क्या पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चलेगा। अच्छा, इस सवाल की क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमाम पाकिस्तानी अब तक खा वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हों या उनके फेवर में हो, वो ये कन्विंस हो चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह से एक साजिश करके हटाया गया, वो उसके अंदर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ रोल था। और वो बड़ा क्लियरली नज़र भी आता है, बिकॉज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट बाइडन जब सदर बने 20 जनवरी 2021 को, तो फौरी तौर पे इमरान खान की ऑक्सीजन पॉलिटिकल जो थी वो बंद कर दी गई। इमरान खान से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इमरान खान कई हफ्तों तक ये कोशिश करते रहे कि प्रेसिडेंट बाइडन को कंग्रेचुलेशन का जो 5 मिनट की कॉल करनी होती है, उसके लिए रिक्वेस्ट होती रही पाकिस्तान से, लेकिन इमरान खान को प्रेसिडेंट बाइडन से बात करने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। उसके बाद लोगों के जहन में है कि जिस तरह से रशिया इमरान खान चले गए यूक्रेन की जंग के मौके पे, उसकी वजह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। मैंने कई वीडियो के अंदर आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि इमरान खान के रशिया जाने का इमरान खान के रजीम के हटने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये कुछ इस तरह से चीज़ें जुड़ गई कि लोगों के जहन में बार बार ये तासुर है और वो इससे जो है नफ़ी नहीं हो सकता ये तासुर। मेरा एनालिसिस ये है कि इमरान खान को हटाने का प्रोसेस जो है वो बहुत देर से चल रहा था। 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर का आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, तो उस वक्त भी बहुत इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने मुझे ये बताया था कि जनरल बाजवा का टैसिट अप्रूवल उसके अंदर शामिल था। फिर अगस्त 2019 में ही 15, 16 अगस्त, 17 अगस्त को मेरा ख्याल है, इमरान खान से ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर अपनी एक्सटेंशन साइन करने के बावजूद जनरल बाजवा ऐसा नहीं कि कोई ऑब्लाइज थे, बल्कि पूरी शदुमत से
वो बरतानवी इंटरेस्ट्स के साथ मिलके उनकी एक तरफ हिंदुस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन थी, और तीसरी तरफ वो उनकी मदद से नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाल के बरतानिया जो है वो उनको सेटल कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको एक क्लियरली एक साजिश जो है वो नज़र आती है। ये और बात है कि पाकिस्तान के अंदर उसको बेचा गया कि जनरल बाजवा चाह रहे हैं कि इमरान खान के सियासी चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अब आगे आप चलते हैं, जून 2020 में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गलवान के ऊपर जो फाइट होती है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को खासी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, और इंडियन इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया और थिंक टैंक्स, उनकी गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मगरबी इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये केस बनाती है कि हम दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फंस गए, एंड दिस टू फ्रंट सिचुएशन इज़ अनटेनेबल, इज़ टू मच ऑफ अ बर्डन ऑन द इंडियन मिलिट्री मशीन। फिर आप देखते हैं कि जनवरी 2021 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर होता है, लेकिन इस सीज़ फायर का इमरान खान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये सीज़ फायर खालिस्तान जनरल बाजवा ने कराया था, और ज़ाहिर है कि ये सीज़ फायर जनवरी में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे पिछले 6 महीनों से काम हो रहा था। तो अगर जून जुलाई के अंदर हिंदुस्तान को ह्यूमिलिएशन और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है गलवान हाइट्स में, तो इमीडिएटली ऑनवर्ड्स जनरल बाजवा किसी के ऑन बोर्ड आते हैं और वो हिंदुस्तान को वो सीज़ फायर दिलाते हैं, जिससे इंडियन मिलिट्री मशीन के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता है। थ्रू आउट 2021 इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से पाकिस्तान में सियासी काम होता रहा। जनरल बाजवा जो है उनकी और उनके फादर इन लॉ जो है, अपेरेंटली जो बताया जाता है, उनकी लंदन में बहुत सी मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट देते रहे। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इवन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के इक़्तिदार में आने से पहले शुरू हो चुका था। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान के साथ जो किया, उससे पता चलता है कि बाइडन जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसकी कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी, उसके ऊपर ऐसे असरात थे कि इमरान खान की ऑक्सीजन बंद करनी है, इमरान खान को आइसोलेट करना है, तन्हा करना है, और पाकिस्तान के अंदर ये सिग्नल जाना चाहिए कि अब इमरान खान जो हैं वो अलग थलग हो चुके हैं, उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं कि इमरान खान जब आए, प्राइम मिनिस्टर बने अगस्त 2020 19 अगस्त 2019 में 18 में जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उससे पहले के जो 2 बरस हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए जनवरी 2017 के अंदर, तो उससे पहले भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे। लेकिन जनवरी 2017 से लेकर 2019 तक जो 2 बरस हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रवैया पाकिस्तान की तरफ बहुत सख्त था, बहुत सर्द महरी का था। वो पाकिस्तान को बहुत शक की नज़र से देखते थे, उनकी बहुत सी क्रिटिकल और नेगेटिव स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से। ये सब कुछ उस वक्त चेंज हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का आमना सामना हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नेचर इस किस्म की, तो डोनाल्ड ट्रंप को ने इमरान खान को वार्मली एम्ब्रेस भी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, फर्स्ट लेडी ने, और उन्हें इमरान खान की वक्री मुख्तलिफ शख्सियत जो है वो अच्छी लगी। अब ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों के जहन में हैं, और वो समझते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप चूँकि वाइट हाउस के अंदर आ गए हैं, इसलिए पाकिस्तान के हालात में फौरी तौर पर जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। अब इसको अब यहाँ पे 2-3 और पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान को भी इसका अंदाज़ा, जिस तरह से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या हम सबको ये अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान के जनरल्स को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था, और उनको खासी अच्छी तरह से नज़र आ रहा था। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन, हिसाब किताब कर लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बनेंगे। वो कोई अमेरिका के पोलस्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे। इससे आपको ये भी समझना चाहिए कि अस्मा जहांगीर साहिबा ने जो एक यबड़ी मार दी थी कि ये सारे डफ़र हैं, डफ़र हैं, डफ़र हैं, जिसको आप सब लोग जो हैं बिलीव करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट में बिल्कुल भी डफ़र नहीं है। वो कौम के चूँकि इंटरेस्ट में इस तरह से इंटरेस्टेड ही नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, इसलिए लगता है कि जहाँ उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो लोग ये समझते हैं कि वो डफ़र हैं, या अस्मा जहांगीर साहिबा जो हैं उन्होंने समझा कि वो डफ़र हैं। डफ़र वगैरह बिल्कुल नहीं है, वो अपना हिसाब किताब अपने इंटरेस्ट में पूरा करते हैं। उन्होंने प्री पोजिशनिंग की है, अपनी प्री पोजिशनिंग के तौर पे उन्होंने एक ऐसा लॉबिस्ट भी अपने हिसाब से हायर कर लिया है, जो उनका ख्याल ये है कि उसको रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस हासिल है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इतनी एक्सेस नहीं हासिल है जितना वो समझ रहे हैं। उसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन जो हैं, उनको भी जनरल साहिबान ने सबज़ बाग दिखाए हुए हैं, या उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके बिजनेसेस का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए और डिवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जनरल्स पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और वो पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं, विज़ा विज़ अफ़गानिस्तान, विज़ा विज़ ईरान एंड पोटेंशली विद इसराइल एंड मिडल ईस्ट, उन तमाम चीज़ों के ऊपर उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो उनके पास भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के लिए बहुत कुछ है, और उन्होंने इस हवाले से तैयारी भी कर रखी। मैंने आपको एक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दिया है। इसका मतलब ये है, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए,
कि 2019 और 2022 के दरमियान में जो इश्यूज थे, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका या मगरब के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से था, जिसके दरमियान में इमरान खान को एक हार्डलाइनर के तौर पे प्रेजेंट किया गया। ख़ास करके जब अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, तो एक तरफ तो जनरल बाजवा का उसमें टैसिट अप्रूवल शामिल था, दूसरी तरफ इमरान खान को उन्होंने चाबी दे दी और सबज़ बाग दिखाया कि जनाब मोदी और बीजेपी और हिंदुस्तान तो अब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, अब तो ये क्या करेंगे, फंस गए। और इमरान खान जो हैं वो इनके इस भलावे में आके, विच वॉज अ ह्यूज फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान, वो बहुत ज़्यादा बैड माउथिंग करते रहे। पर्सनल किस्म की नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ी उनकी सख्त किस्म की अनबेंडिंग पोजीशन थी। वो उनकी सियासी मजबूरी भी थी, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने इस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को एम्बेरस कर दिया था कि ज़ाहिर है आप उनकी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन जो इंटरलोक्यूटर्स थे इस केस में ब्रिटिश, उनके सामने ये केस प्रेजेंट किया गया कि इमरान खान जो हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात जो बन सकते हैं, बिकॉज अब कश्मीर का मसला हिंदुस्तान ने ख़त्म कर लिया है, तो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में एंगेजमेंट हो सकती है, ट्रेड हो सकती है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। उसके सारे रास्ते में इमरान खान एक फैनेटिक है, इस्लामिस्ट है, हार्ड लाइनर है, और ये इस पूरे प्रोसेस के रास्ते में रुकावट है। ये उसका एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है, जिसके दरमियान में जनरल बाजवा एक तरफ तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ डील कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी नवाज शरीफ के साथ डीलिंग थी, वहाँ पर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ पर जनरल बाजवा का ये रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट था, जिससे उन्होंने ज़ाती तौर पर भी फ़ायदे उठाए। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ जाते हैं 2024 के आखिर में, 2025 के शुरू में। अब नए इश्यूज भी पैदा हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद मशरक़ वस्ता में जो जंग हुई है गाज़ा के हवाले से, इंतहाई खौफनाक किस्म की, उस जंग के नतीजे में इस वक्त इसराइल की जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो 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 सहूनी लॉबी है, अब वो ये चाहेगी कि अब्राहमिक एकॉर्ड को, जिस पे अब सऊदी अरब तैयार नहीं है, जिसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात पीछे हट चुके हैं, अरब खौफज़दा हैं हुकूमतें, वो उल्टा ईरान के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रही हैं, तो वहाँ पर सहूनी लॉबी ये चाहेगी और चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अरबों पर दबाव डालकर अब्राहमिक एकॉर्ड के प्रोसेस को किक स्टार्ट करें और सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान में एंगेजमेंट और रिकग्निशन का एक प्रोसेस हो ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इसराइली इस्टेब्लिशमेंट। डोनाल्ड ट्रंप इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और सहूनी लॉबी ने और इसराइली लॉबी ने इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के भी उन्होंने ज़ाहिर रोल प्ले किया है। हमारा पाकिस्तानियों का तो इतना रोल नहीं है। और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और सहूनी लॉबी दोनों का इस चीज़ पे इत्तेफाक है कि ईरान वो मेन कल्प्रिट है जिसने हमास और हिजबुल्लाह को, खास करके हमास को इस्तेमाल किया 7 अक्टूबर के लिए, अब्राहमिक एकॉर्ड को पंक्चर करने के लिए। तो ईरान को पनिश करना जो है वो दोनों का गोल है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फाइनेंशियली और सैंक्शंस के जरिए पनिश करना चाहते हैं, लेकिन ज़ायनिस्ट जो है उनका एजेंडा ये है कि ईरान को मिलिटरीली नुकसान पहुँचाया जाए, इंसर्जेंसीज पैदा की जाए, पोलिटिकल कन्फ्यूजन पैदा की जाए, रजीम को हटाया जाए, कम अज़ कम बहुत सीरियसली कमज़ोर किया जाए, ताकि उसकी सियासी ताकत कमज़ोर हो और अरब स्ट्रीट पे लोगों को नज़र आए कि ईरान कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, और आप ऑलरेडी ईरान के कदमों में आपको एक कमज़ोरी जो है वो आपको ऑलरेडी नज़र आती। ये वो सारी सेट्स ऑफ सिचुएशंस हैं जिसके दरमियान में पाकिस्तान के वो जनरल साहिबान, जिनको अस्मा जहांगीर अपनी नादानी और बेवकूफ़ी में डफर कहती रही हैं, वो डफर बिल्कुल भी नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि हमने इसराइल वाले इशू पे कैसे खेलना है, हमने ईरान के इशू पे कैसे खेलना है, हमने अपनी बाकी सारी पोजीशंस और चीन के कार्ड को कैसे प्ले करना है। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने खबरदार किया था कि इस वक्त ऐसे गंभीर, नए, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग इश्यूज और सवालात खड़े हो गए, हर डेवलपमेंट के बाद होता है, जो किसी एक वीलॉग में इन्हें समेटा नहीं जा सकता। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, इसलिए मैं अब क्विकली इसको सम अप करता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की ख़ास करके इस स्टेज के ऊपर अहमियत एक बार फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की नहीं, बल्कि कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, नॉर्वे के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसी तरह जो छोटी कम्युनिटीज़ जो हैं, नॉर्वे में बहरहाल पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से शायद बहुत से लोग इससे वाकिफ़ ना हो। फिर छोटी कम्युनिटीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड में, इन सब के दरमियान आपस में एक कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। गुज़िश्ता 30 महीने में अमेरिका के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि किसी डायस्पोरा कम्युनिटी ने अपनी पॉलिटिकल विजिबिलिटी में इतनी तेज़ी से उसकी अहमियत में इजाफा नहीं किया जितनी तेज़ी से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने किया है। यानी इन 30 महीनों में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा सफ़र जो है तय किया। ताहम अभी इसके बहुत से मरहले, एक लंबी स्ट्रगल है और हमें एक इंटरनल डिबेट चाहिए इन कम्युनिटीज़ के अंदर।
एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एन इंटरनल डिबेट। क्या हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है, हम समझते हैं कि इमरान खान को और प्रिजनर्स को अगर जेल से रिहाई मिल जाएगी तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे? क्या हम देखते हैं कि इमरान खान के पास कोई ऐसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हाई कैपेबिलिटी टीम पाई जाती है? जो नज़र आ रहा है तो उनके पास अली अमीन गंडापुर हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, या उनके पास ठीक है सलमान अकरम डारा रसा एक कैपेबल आदमी भी है, उसके अलावा उनके पास कुछ और लोग हैं, उमर अयूब हैं, कुछ शिबली फराज हैं, इस तरह से लोग हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान के पास कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आती जो पाकिस्तान के हालात को लीड कर सके। और क्या महज इमरान खान के बाहर निकल आने से हालात ठीक हो जाएंगे, या हमारे पास एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड एजेंडा जो है होना चाहिए जिसे हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मगरबी हुकूमतों के सामने रख सकें? क्योंकि आफ्टर ऑल क्यों करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद, क्यों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ द वे जाए आपके लिए इंटरफेयर करने के लिए? क्विड प्रो को में जवाब में आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या विजन है? आप क्या चीज़ ऑफर करते हैं इन रिटर्न? तो इसके ऊपर एक डिबेट करने की ज़रूरत है कि हम किस किस्म का पाकिस्तान का विजन ला सकते हैं सामने, कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम इस किस्म के पाकिस्तान की पॉलिटिकल गारंटीज आपको दे सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है इसमें और भी कहने के लिए, लेकिन अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।